हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट करते हैं। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेसमेंट करने के लिए हम चार बेसिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है एंड अस्कुल्टेशन है। इन चार टेक्निक से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं क्या क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग के थ्रू हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले डिजीज़ कंडीशंस को पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट टेक्निक है रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेसमेंट करने के लिए इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन मीन्स विजुअल क्लू टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को हम क्या है विजुअली देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है पर्स लिप ब्रीथिंग। पर्स लिप ब्रीथिंग मीन्स पर्सन या वी कैन से पेशेंट एक्सेल थ्रू द पर्स लिप, टफ टू स्लो रेस्पिरेशन एंड रिड्यूस द डिस्निया इन कंडीशन लाइक सीओपीडी एंड अस्थमा। तो सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट्स में डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। इन दिस कंडीशन में पेशेंट पर्स लिप ब्रीथिंग करता है। तो हम ब्रीथलेसनेस हो इंक्रीज सिग्निफिकेंस इंक्रीज द ब्रीथलेसनेस। तो इसमें ब्रीथलेसनेस इंक्रीज होता चला जाता है। तो पर्स लिप ब्रीथिंग के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सेकंड है ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन के लिए लीनिंग फॉरवर्ड विद सपोर्टेड आर्म्स। पेशेंट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से लीनिंग फॉरवर्ड हो जाता है और अपने आर्म से सपोर्ट करता है अपने हेड को या हमने चेस्ट को। ऑब्जर्व्ड इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे पेशेंट्स को हमें पेशेंट्स में ट्राइपॉड पोजीशन देखने को मिलती है। ये भी पेशेंट जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं या पल्मोनरी एडिमा है, ऐसे पेशेंट्स में ट्राइपॉड पोजीशन हो सकती है। इसके बाद है असेसरी मसल यूज एंड रिट्रैक्शन। हम बाय द इंस्पेक्शन देखते हैं कि पेशेंट की नेक और शोल्डर मसल्स असिस्टिंग द ब्रीथिंग, इंटरकोस्टल मसल्स पुल इन इंडिकेट द सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिमिया। पेशेंट बहुत ज़्यादा अपनी नेक और शोल्डर मसल्स का यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रीथिंग के टाइम, तो इसका मतलब है पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है। उसके बाद है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग क्या है वॉल्यूम रिड्यूस इन टाइडल वॉल्यूम टू लेसन द पेन, कॉमन पोस्ट सर्जरी चेस्ट ट्रॉमा और विद प्लूरेसी। तो स्प्लिंटिंग पेशेंट क्या है ऐसी कंडीशन जिसमें जैसे क्या है सर्जरी के बाद या चेस्ट में ट्रॉमा हो रखा है तब, या विद प्लूरेसी है, ऐसी कंडीशन में वॉलंटरली रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत स्लो वे में लेता है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो बहुत कम इनसाइड गैसेस होती हैं। तो यानी कि अगर जैसे 500 टाइडल वॉल्यूम है वो 300 305 350 100 ml ही गैसेस को इनहेल करता है। तो दैट इज स्प्लिंटिंग है, इसको हम स्प्लिंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज्ड एआई डायमीटर। तो एआई डायमीटर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज्ड एआई डायमीटर मीन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज्ड। एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर equal lateral with horizontal strip, characterized of chronic lung hyperinflation seen in COPD, asthma, cystic fibrosis, also common in advanced disease। तो वैसे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 1:2 है। अगर यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर रेशो इक्वल हो जाता है, इसका मतलब पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, सीओपीडी का पेशेंट हो सकता है, अस्थमा का पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेकेपीनिया। ट्रेकेपीनिया रेस्पिरेशन रेट मोर देन 20 बीट पर मिनट और एल्डर पेशेंट्स के लिए मोर देन 25 बीट्स पर मिनट। इट इंडिकेट रेस्पिरेशन वर्क और ब्रीथिंग आफ्टर ड्यू टू द फीवर, एंजाइटी, हाइपोक्सिमिया और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। कुछ भी हो सकता है इन सब में से। तो इसमें क्या है रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी हम इंस्पेक्शन के थ्रू ही हमें फाइंड आउट हो जाता है पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज्ड है, जिसमें 25 बीट पर मिनट से ज़्यादा या 25 या 20 बीट पर मिनट से ज़्यादा है यंगर के लिए। नेक्स्ट है इसी में कुस्मल रेस्पिरेशन। कुस्मल रेस्पिरेशन में क्या है रेगुलर रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। पेशेंट रेगुलर रैपिड और डीप ब्रीथिंग करेगा और ये कुस्मल रेस्पिरेशन जो है वो हमें ईजिली फाइंड आउट हो जाता है कौन सी पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट्स में आपको ये जल्दी से देखने को मिलेगा। पेशेंट की जो सिम्टम है वो कुस्मल रेस्पिरेशन आता है, रेगुलर रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग उसके अंदर होता है।
और इंस्पेक्शन में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरिफेरल सिस्टम को फाइंड आउट, जैसे क्या है हमारे जो नेल्स हैं वो ब्लू डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे जो लिप्स हैं उसमें क्या ब्लू डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस तरह का है दैट मीन्स पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, हाइपॉक्सिमिया हो सकता है, और ये हमें क्या है इंस्पेक्शन के थ्रू ही फाइंड आउट हो जाता है। सेकंड आता है उसके बाद पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या चीज़ है, इसमें हमें लंग्स को या चेस्ट वॉल को असेस करना है विद द पाल्पेशन। तो असेसिंग द चेस्ट वॉल एंड ट्रेकिया, तो ट्रेकिया और चेस्ट वॉल को हमें असेस करना। तो ट्रेकियल डेविएशन, तो पहला है ट्रेकियल डेविएशन, लेटरल शिफ्ट ऑफ द ट्रेकिया फ्रॉम द मिड लाइन। अगर मिड लाइन से लेटरली शिफ्ट हो गया ट्रेकिया, उसको हम पाल्पेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट में है, लेफ्ट में है या बिल्कुल सेंटर में है। ए नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स ऑफ mediastinal shift, a medical emergency if caused by tension, pneumothorax deviating away from the collapsed lung। अगर लंग कोलैप्स हो रहे हैं उसकी वजह से ट्रेकिया डेविट हो गया है, या हम बात करें इमरजेंसी मेडिकल कोई न्यूमोथोरैक्स है इसकी वजह से ट्रेकिया एक साइड के अंदर शिफ्ट हो गया है, मेडिसिनल एरिया में शिफ्ट हो गया, तो दैट इज ट्रेकियल डेविएशन हो गया, तो हमें इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट करना है। दूसरा है अल्टर्ड टेक्टाइल फर्मेटस। टेक्टाइल फर्मेटस के अंदर क्या है इंक्रीज्ड निमोनिया, अगर पेशेंट को निमोनिया है उस टाइम ये इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा के अंदर इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज्ड कब होगा, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, लंग्स हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर, और एब्सेंस इन द न्यूमोथोरैक्स। तो टेक्टाइल जो फर्मेटस है वो क्या है डिस्टर्ब होता है, इंक्रीज होता है निमोनिया में, डिक्रीज होता है प्लूरल इफ्यूजन में, और एब्सेंस मिलेगा आपको न्यूमोथोरैक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्टर्ड चेस्ट मूवमेंट। तो चेस्ट मूवमेंट अल्टर्ड हो रहे हैं उसको भी हम क्या है पाल्पेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अनइक्वल और डिमिनिश्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन हो रहा है प्रोसेस गैसेस को इनहेल कर रहा है, अनइक्वल डिमिनिश्ड मूवमेंट हो रहे हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अनइक्वल मूवमेंट जैसे एटलैक्टेसिस के अंदर अनइक्वल मूवमेंट होते हैं, निमोथोरैक्स के अंदर अनइक्वल मूवमेंट होते हैं, स्प्लिंटिंग कर रखा है तब भी क्या अनइक्वल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल हो सकता है। तो दिस चेस्ट वॉल डिजीज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम चेस्ट वॉल मूवमेंट्स को अच्छे से असेस करें तो। उसके बाद थर्ड है परकुशन। परकुशन के अंदर हमें असेस करने हैं क्या, आइडेंटिफाई द लंग डेंसिटी चेंजेस। तो लंग डेंसिटी के चेंजेस जो हम क्या है आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ परकुशन। तो लंग डेंसिटी कैसे चेंजेस हो गए उनको हम कैसे असेस करते हैं, देखिए। तो अस्कुल्टेशन के अंदर इंटरप्रेटिंग एडवेंटिशियस साउंड, हम इसे अस्कुल्टेट करते हैं कौन कौन से जो एडवेंटिशियस साउंड्स हैं उसको हम क्या असेस करते हैं इसके अंदर। तो अस्कुल्टेशन ऑफ द लंग साउंड प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयरवे वेटेंसी एंड फ्लूइड प्रेजेंस। तो अंदर फ्लूइड अगर प्रेजेंट है या एयरवे वेटेंसी है या नहीं उसको इन्फॉर्मेशन हमें क्या अस्कुल्टेशन के थ्रू या वी कैन से लंग साउंड के थ्रू हमें फाइंड आउट हो सकता है। एडवेंटिशियस साउंड इंक्लूड इंडिकेट अंडरलाइंग द पैथोफिजियोलॉजी रिक्वायर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ एडवेंटिशियस साउंड जो है इंडिकेट क्या कर रहा है अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजिकल रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कोई पैथोफिजियोलॉजी है यानी कि डिजीज कंडीशन हो सकती है। अगर चेंजेस हैं अस्कुल्टेशंस के अंदर तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवाने पड़ते हैं। तो अस्कुल्टेशंस में आपको क्या क्या देखने को सुनाई देगा, क्या क्या देखिए। क्रैकल साउंड, फर्स्ट क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड दो टाइप के होते हैं, एक फाइन क्रैकल साउंड, सेकंड क्या है कोरस क्रैकल साउंड। फाइन क्रैकल साउंड क्या रहता है, शॉर्ट रहता है, शॉर्ट है, डिसकंटिन्यूअस है, हाई पिच साउंड रहता है। इसमें साउंड का पिच जो है वो हाई होता है, टिपिकली एट एंड इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो उसके एंड में आपको ये सुनाई देगा। रिजल्ट फ्रॉम रैपिड इक्वलाइजेशन ऑफ गैस प्रेशर व्हेन कोलैप्स्ड एल्वुलाई और टर्मिनल ब्रोंकियल, जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स हो रहा है तब, या हम बात करें इक्वलाइजेशन ऑफ गैस प्रेशर्स व्हेन कोलैप्स्ड एल्वुलाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। स्नैप ओपन साउंड सिमिलर टू रोलिंग हेयर बिटवीन फिंगर्स, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है इसके अंदर, या हम बात करें अर्ली इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है, एलुलर फीलिंग हो सकता है, निमोनिया जैसे है, एटलैक्टेसिस हो सकता है, लॉस ऑफ द लंग्स वॉल्यूम एंड अर्ली हार्ट डिसीज। ये सारी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं अगर फाइन क्रैकल साउंड्स आपको अस्कुल्टेशन में सुनाई दे रहा है तो। सेकंड है कोरस क्रैकल साउंड। कोरस क्रैकल साउंड के अंदर क्या है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, फाइन क्रैकल्स में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, ये लॉन्गर ड्यूरेशन आपको साउंड मिलेगा सुनने के लिए। डिसकंटिन्यूअस साउंड है,
लो पिच साउंड है, ये भी लो पिच, वो हाई पिच साउंड था, ये लो पिच साउंड है ऑन द इंस्पायरेशन एंड समटाइम एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी सुनाई देगा आपको। कॉज्ड बाय एयर पासिंग थ्रू द एयरवे इंटरमिटेंटली ऑक्लूडेड बाय द म्यूकस और अनस्टेबल ब्रोंकियल वॉल। तो ये किस वजह से साउंड सुनाई देता है हमें? ये साउंड जो है एयरवे के अंदर कहीं ऑक्लूजन है, जैसे कि म्यूकस हो रखा है, ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लामेशन हो रखा है, और ऐसी कंडीशन में क्या, जब एयर पास होती है तो उसमें से साउंड क्रिएट करता है। जब एयर इनहेल हो रही है तब भी साउंड आ रहा है, एक्सेल हो रहा है तब भी साउंड हो रही है, और ये साउंड लाइक ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ अंडर वाटर्स। तो इस तरह की ये साउंड सुनाई देती है। इसमें पेशेंट को क्या क्या इंडिकेशंस, जो पेशेंट को क्या क्या डिजीज़ कंडीशन जो हो सकती है वो है, हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट का। अगर कोरस क्रैकल साउंड सुनाई दे रहा है तो पेशेंट डायग्नोसिस कैसे हार्ट फेलियर का हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है विद सिग्निफिकेंट फ्लूइड प्रेजेंट इन द लंग्स है, या निमोनिया का पेशेंट हो सकता है विद सीवियर कंजेशन है, या सीओपीडी एक्सरबेशन का हो सकता है। तो ये कोरस क्रैकल साउंड के अंदर ये सारी डिजीज़ कंडीशनें हो सकती हैं। उसके बाद है कि टेक वे इनसाइटिंग द इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग्स। तो हम कैसे इन फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट करते हैं? कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले कॉम्बाइन, ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट में कॉम्बाइन है, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन है। ये पूरी एक मेथड के जरिए, सीक्वेंस के जरिए हम इसको करते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? ऑलवेज करेक्ट फिजिकल फाइंडिंग ही विद द पेशेंट हिस्ट्री, सिम्टम एंड अदर डायग्नोस्टिक डाटा। तो क्लिनिकल कोरिलेशन निकालते हैं, अगर हमने जो असेसमेंट किया वो है पेशेंट की हिस्ट्री पहले क्या है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं पेशेंट को क्या डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अर्ली इंटरवेंशन देने की ज़रूरत होती है पेशेंट को। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एबनॉर्मलिटीज इज़ क्रूशियल फॉर टाइम एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये टाइमली और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिंग द एस्केलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये मैनेजमेंट जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने से बचाता है, ये टाइम पे उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करता है, हमारी लाइफ जो है वो फर्दर इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट, thank you for all about this topic. These are all related to the inspection, palpation, percussion of the respiratory system, जिसके थ्रू we can find out the abnormalities in the respiratory system, and these abnormalities correlate with the type of specific disease condition, and we find out the disease condition which can be in the lungs, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एंड जिसकी वजह से ये जिस पर डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हमें शो हो रही हैं इंस्पेक्शन में, पाल्पेशन में और परक्यूशन में। थैंक यू, बाय बाय।